हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम फिर से मिल रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही कंसर्न वाला टॉपिक है और इसके लिए लोग बहुत तरीके के सोल्यूशंस करते हैं, बट फिर भी कोई प्रॉपर सोल्यूशन मिल नहीं पाता है। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को, दैट इज़ हेयर फॉल इशूज़। हेयर फॉल इशू जो है मेन एंड वुमेन दोनों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है कि इस वजह से हो रहा है या ऐसा कर लो तो ठीक हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जितना एक्सटर्नल रीजंस होते हैं आपके हेयर फॉल होने का, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके इंटरनल फैक्टर्स आपके हेयर फॉल में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है आपकी गट हेल्थ। गट हेल्थ का रोल क्या होता है हेयर फॉल के लिए? गट हेल्थ जो होती है कितनी अच्छी है, आप कितना अच्छा न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो आपकी हेयर हेल्थ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ पुअर है तो उतना अच्छा हेयर ग्रोथ नहीं रहेगा। इवन आपको थिनिंग ऑफ हेयर भी इशू देखने को मिल सकता है, प्लस बालों का झड़ना भी इशू देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है स्ट्रेस। आजकल हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं, इतना ज़्यादा लाइफ में ऑक्यूपाइड हो चुके हैं कि अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं और कुछ चीज़ों को लेकर इतना स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। और स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा रीज़न है हेयर फॉल होने का। नाउ थर्ड फैक्टर की मैं अगर बात करूँ हेयर फॉल इशू होने का, दैट इज़ योर हार्मोनल इम्बैलेंस। वुमेन्स में अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो जब हमें पीरियड क्रैम्प्स होते हैं या हमारे पीरियड्स आने वाले होते हैं या हम लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं या हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जो कि एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है आपके हेयर फॉल होने का। इसलिए आपने ज़्यादातर देखा होगा जब हम एक्सपेक्टिंग होते हैं, मतलब जब मदर्स एक्सपेक्टिंग होती हैं तो उनको हेयर फॉल का इशू बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। उस टाइम आपकी बॉडी में इतने चेंजेस होते हैं कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और आपके हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे शिफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इशू देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को हम दो तरीके से समझेंगे, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड योर इंटरनल फैक्टर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते क्या हैं और क्या इनका सोल्यूशन है? एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो आपकी हेयर फॉल में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं दैट इज़ योर, आप गीले बालों को बहुत ज़्यादा कोम करते हैं। ऑब्वियस है कि आपके बाल झड़ेंगे। गीले बाल जो होते हैं वो ऑलरेडी उस टाइम बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो जब आप उन पे कोमिंग करते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं तो बहुत ईजिली वो निकल आते हैं। तो इसलिए गीले बालों को एडवाइस किया जाता है बहुत ज़्यादा कोम नहीं करना चाहिए, लेट देम ड्राई कंप्लीटली, उसके बाद आप उन्हें कोम करें। सेकेंड जो मेजर रीज़न देखने को मिलता है, बालों का बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोजर, विच मीन्स आप अपने बालों को बहुत ओवर हेयर ड्राई कर रहे हैं। इससे आपके बाल ड्राई भी होते हैं, रफ हो जाते हैं और ना ही आपके स्कैल्प के लिए अच्छी है ना ही आपकी हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी है। ये आपके हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और आपके फॉलिकल्स को भी कमज़ोर करती है। सो इसलिए एडवाइस किया जाता है कि गीले बालों को बहुत ज़्यादा आप हेयर ड्राई ना करें, उन्हें नेचुरली सूखने दें, या अगर चाहें तो आप ओकेजनली उन्हें हेयर ड्राई कर सकते हैं। थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज़ योर शैम्पू। आप कोई ऐसा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जिसमें सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और वो आपकी हेयर को इम्पैक्ट कर रही है। सल्फर कंटेन शैम्पू जो होते हैं वो बिल्कुल भी स्कैल्प के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इवन ये आपके बालों को डैमेज कर देते हैं। सो जितना हो सके ऑर्गेनिक शैम्पू पे स्विच करिए और जब आप शैम्पू परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली चेक करिए कि उसमें क्या क्या है। अगर वो सल्फर कंटेन शैम्पू है तो प्लीज़ उन्हें अवॉइड करिए, वो आपके बालों की हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। नाउ फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, आप अपने बालों को हेयर मसाज नहीं देते हैं उन्हें धोने से पहले। हम लोग इतने बिजी हैं कि हमें अपने ऊपर समय बिताने का समय ही नहीं मिलता है और हम बस क्विकली जाते हैं और शैम्पू कर लेते हैं। थोड़े से हेयर को मसाज की ज़रूरत होती है। हल्के हल्के हाथों से एक सूदिंग मसाज आपके स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगी और आपको आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करेगी। तो बालों को धोने से पहले डेफिनेटली हल्का सा मॉइस्चराइज कर लें। तो ये थे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनकी वजह से आपको हेयर फॉल इशू देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। हम एक्सटर्नल फैक्टर्स पे तो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन अगर आप मेजरली एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशंस एंड डॉक्टर्स की एडवाइस को देखें तो वो ये कहते हैं कि इंटरनल फैक्टर्स बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होते हैं आपके हेयर फॉल होने का। क्यों? क्योंकि हमारी क्लीन डाइट अगर नहीं है, हमारी डाइट अच्छी नहीं है, अगर हम प्रॉपर वाइटामिन्स और न्यूट्रिशंस नहीं ले रहे हैं जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एक्सटर्नली कितना भी कुछ कर लीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए चलिए बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स की। अगर आपके बाल जो हो रहे हैं वो थिन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई हो रहे हैं, विच मीन्स कुछ वाइटामिन्स हैं ऐसे
जो आपके हेयर ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं बट वो आपकी बॉडी में कम हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से 5 विटामिन हैं जो आपकी हेयर ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करते हैं या इनकी कमी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम उन विटामिन का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी जो होता है आपकी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और आपके ये हेयर फॉलिकल्स को भी बहुत मजबूत रखता है। हमारी जो हेयर की ग्रोथ होती है वो स्पेशली हेयर फॉलिकल से होती है, तो जब हमारी जड़ ही वीक होगी तो हमारी हेयर ग्रोथ बहुत एविडेंट है कि वो अच्छी नहीं होगी। तो विटामिन डी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करने में किया जाता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो बहुत ज़्यादा एविडेंट है कि आपके जोड़ों में दर्द होगा और आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ेंगे। इसलिए विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सके तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। आप इसको नेचुरली भी ठीक कर सकते हैं। उसके लिए आपको एग्स खाइए। एग का जो योक होता है उसमें बहुत अच्छा विटामिन डी कंटेंट होता है। आप ऑरेंज जूस पीजिए, उसमें भी विटामिन डी होता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, इनमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम और विटामिन डी देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सबसे अच्छा विटामिन डी कंटेंट देखने को मिलता है वो मशरूम्स में मिलता है। लेकिन मशरूम्स में भी अगर आप वाइट मशरूम्स के बारे में सोच रहे हैं तो नो, दैट इज़ नॉट द केस। मशरूम्स में भी एक कैटेगरी आती है शिटाकी मशरूम्स। शिटाकी मशरूम्स की जो प्रोसेस होती है, उन्हें बेसिकली मशरूम को उगने के बाद धूप में रखा जाता है, सन के एक्सपोजर में रखा जाता है, जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो जब हम उन्हें कुक करके खाते हैं तो हमारे को बहुत अच्छा विटामिन डी का कंटेंट मिलता है, तो विटामिन डी उससे आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट विटामिन की, दैट इज़ विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी हेयर ग्रोथ के लिए। हाउ? विटामिन ई जो होता है आपके बालों को मजबूती देता है। इसके अलावा ये यूवी रेडिएशन एंड पॉल्यूशन से आपके बालों को प्रोटेक्शन देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विटामिन डी कंटेंट जो है वो बॉडी में अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या खा सकते हैं? आप इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स को अप्रोच करिए। ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, आप इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एग खा सकते हैं, उसमें बहुत सारा विटामिन ई होता है। इसके अलावा आप आलमंड्स खा सकते हैं, बादाम में बहुत अच्छा विटामिन ई होता है। इसके अलावा विटामिन ई के कैप्सूल्स भी आते हैं, बट आई विल रिक्वेस्ट कि आप उनको कंज्यूम करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कुछ लोगों को वो सूट नहीं करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने डॉक्टर से पूछें कि हमारी बॉडी इसके लिए सूटेबल है या नहीं। बट आप नेचुरली चाहें तो इन चीज़ों को कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट विटामिन की, दैट इज़ विटामिन B7 या इसे विटामिन H भी कहा जाता है। इसे बेसिकली विटामिन B7 या विटामिन H जो है ये बायोटीन होता है। बायोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके हेयर ग्रोथ के लिए, आपके नेल्स के लिए एंड आपकी स्किन के लिए। ये इन सब को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी आपकी बॉडी में है तो ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट है कि आपका हेयर फॉल बहुत मैसिव हो सकता है एंड आपको स्किन डिसीजेज़ भी हो सकती हैं एंड आपके नेल की ग्रोथ में येलो पैचेस और वाइट पैचेस भी आ सकते हैं, विच मीन्स आपके अंदर कैल्शियम की कमी भी है और विटामिन B7 विच इज़ बायोटीन की भी कमी है। नाउ अगर आप न्यूट्रिशन या एक्सपर्ट्स की माने तो वो कहते हैं कि हमें पर डे 30 माइक्रोग्राम्स बायोटीन की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। एंड जो ये बायोटीन होता है ये मेजरली एनिमल बेस्ड फूड से आता है, जैसे मीट हो गया, फिशेस हो गई, पोर्क हो गया, इन सब में बहुत अच्छा कंटेंट होता है बायोटीन का। अगर आप वेजिटेरियन हैं एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि हम कैसे बायोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए आप सोया प्रोडक्ट्स खा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा विटामिन B7 होता है। इसके अलावा आप एग्स खा सकते हैं। एग्स में ऑलमोस्ट 10 माइक्रोग्राम्स ऑफ बायोटीन होता है, जो एक बहुत अच्छा कंटेंट होता है, तो आप एग्स का कंजम्पशन कर सकते हैं। मशरूम्स खा सकते हैं। मशरूम्स में कुछ ऑलमोस्ट हाफ कप ऑफ मशरूम्स में 2.4 माइक्रोग्राम्स ऑफ बायोटीन होता है, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नाउ नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटोज़। आप आराम से स्वीट पोटैटोज़ भी खा सकते हैं, उसमें भी भर भर के बायोटीन होता है, जो आपकी डे टू डे लाइफ में बायोटीन की कमी को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो इन प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ज़रूर करिए। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए जो होता है इट लुक्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ सीबम। सीबम क्या होता है? ये एक बेसिकली ऑयल होता है जो आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। अगर इस ऑयल की कमी हो जाए आपके स्कैल्प पे तो आपके बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं। यही सिमिलरली अगर इसकी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आप सप्लीमेंट्स ले लेते हैं तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान है। बहुत ज़्यादा ऑयली भी आपके बालों को ख़राब कर सकता है। तो विटामिन ए जो होता है कैरेट्स में बहुत ज़्यादा होता है, रेड बेल पेपर्स में बहुत ज़्यादा होता है, टोमेटोज़ में बहुत ज़्यादा होता है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। स्वीट पोटैटोज़ में भी बहुत ज़्यादा
ज़्यादा विटामिन ए होता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट विटामिन दैट इज विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है एंड आपके स्कैल्प तक ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर इसकी कमी आपकी बॉडी में है तो बहुत ज़्यादा एविडेंट है आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो उसके लिए आप आराम से डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, योगर्ट्स खाइए, एग्स खाइए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मीट खाइए, मीट में बहुत ज़्यादा विटामिन B12 होता है। एंड इसके अलावा आप बहुत सारी वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, उनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो इट्स ऑल अबाउट द क्लीन डाइट यू नीड टू इंक्लूड इन योर डाइटरी फाइबर्स। सो मेक श्योर आप इन सब चीज़ों को अपनी डाइट्स में इंक्लूड करें। ना इसके अलावा मैं आपके नॉलेज में एक चीज़ और लाना चाहूँगी, जो कोरियंस होते हैं उनकी स्किन भी बहुत फर्स्ट क्लास होती है और उनके बालों की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास होती है। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च देखा जाए, उनका एक फर्मेंटेड फूड होता है दैट इज किमची। किमची जो होता है बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर फॉल को कम करता है और उनके हेयर को एक शाइन और एक स्मूथ टेक्सचर देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग राइस वाटर से भी अपने बालों को बहुत ज़्यादा वॉश करते हैं, जो भी उनकी स्किन हेल्थ और बालों की हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इट्स ऑल अबाउट गुड डाइट, क्लीन हैबिट्स and 10% of your exercise. So it's all about 80% of your diet, 10% of your workout and 10% of your habits. So make sure अपने बालों की केयर करें, एक्सरसाइज करें और बहुत अच्छा खाएं. So that's it about this video. I hope this really helps you and I'm gonna see you in the next video with another very interesting topic. Till then, bye bye and I'll see you in the next video.